गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैचित्र्यमय असम से अहोम के बारे में जानेंगे। ये कहानी शुरू हुई थी सन 1228 में, जब चीन के मोंगमालुंग नामक प्रदेश से एक टाई प्रिंस आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में उपस्थित हुए। हम जिस टाई प्रिंस की बात कर रहे हैं उसी का नाम था चालुंग सुकाफा। चालुंग सुकाफा को ही अहोम राज्य का प्रथम सम्राट माना जाता है। उन्होंने ही 1228 को ब्रह्मपुत्र घाटी में इस साम्राज्य की स्थापना किया था। सन 1253 में सुकाफा ने उनके राज्य की राजधानी सोराइडो के लिए स्थानांतरित किया। इसलिए आज सोराइडो को अहोम साम्राज्य का प्रथम राजधानी के रूप में माना जाता है। चालुंग सुकाफा पहली बार इस जगह पर आया था पाटकाई हिल्स के रास्ते से। बाद में धीरे धीरे पश्चिम की तरह मना तक इन्होंने अपना राज्य का विस्तार कर 600 वर्षों से भी अधिक समय तक राज्य का शासन किया। इन लोगों की भाषा ताई या शान थी, लेकिन कालक्रम में विभिन्न वजहों से, खास तौर पर इनके राज्य विस्तार के साथ देश की जनसंख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और ये लोग प्रजा की सुविधा के बारे में सोचकर भी उन लोगों ने इनका ध्यान रखा। जब पहली बार ये शक्तिशाली लोग इस भूमि पर आए थे, तब यहाँ पर रहने वाले लोग उनको अहोम नाम से पुकारते थे। अहोम शब्द का अर्थ होता है असमान। इन्हीं अहोम लोग यहाँ पर पहले से ही रहने वाले लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, और बाद में इस अहोम शब्द से ही इस भूमि का नाम भी असम हो गया। जितने भी अहोम राजा आए, वे कभी भी अन्य जाति, धर्म, भाषा के लोगों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति को जबरदस्ती मानने के लिए मजबूर नहीं किया। दूसरी ओर देखा जाए, उन्होंने अपने खुद की भाषा तथा संस्कृति को छोड़कर यहाँ का परंपरागत संस्कृति को ही ग्रहण किया, जिसके कारणवश यहाँ के लोगों का विश्वास अहोमों के प्रति और बढ़ गया। अहोम राजा ने हिंदू धर्म को ही अपना धर्म स्वीकार कर लिया। आधुनिक अहोम लोग और उनकी संस्कृति मूलतः ताई संस्कृति, स्थानीय तिब्बती वर्मी और हिंदू धर्म के एक समधर्मी मिश्रण है। अहोम आबादी का 1/3 लोग अभी भी प्राचीन ताई धर्म फुरलांग का पालन करते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक अहोम लोगों के पुरोहित और उच्च वर्ग के लगभग 400-500 लोग अहोम भाषा ही बोलते थे। अहोम लोगों के आवास
उनके घर की एक शैली की बहुत सारी समानताएं हैं। थाईलैंड के ग्रामीण थाई लोगों की तरह घर के ग्रामीण अहोम परिवार लकड़ी बांस से बने हैं और दो छतों को आमतौर पर घास द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रत्येक परिवार बाग और हल की भूमि अपने घर के आसपास स्थित है। अठारहवीं शताब्दी तक अहोम भाषा का प्रचलन था। वर्तमान समय में ताई भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या पूर्वोत्तर भारत के असम से लेकर म्यांमार, दक्षिण चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक फैल गई। अहोम के अलावा असम में खामती, फाके, खामयांग, आयतन और तुकंग नामक 5 ताई जनगोष्ठियां लोग रहते थे। 2012-14 में ताई अहोम उन्नयन परिषद का सर्वेक्षण चलाया गया था, जिसके अनुसार वर्तमान समय में अहोम लोगों की जनसंख्या लगभग 25 लाख है। उनके निवास स्थान वर्तमान समय में सोराइडो, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिले में है। इसके अलावा गुवाहाटी शहर सहित अन्य शहरों में भी अधिक संख्या में अहोम लोग रहते हैं। और उनकी जीविका शालिधान की खेती थी। वे समान रूप से गाय, भैंस, सूअर, बकरी और मुर्गी का पालन करते थे। लेकिन अभी अधिकतर लोगों ने इन जीव जंतुओं को पालना छोड़ दिया है और कभी उन्हें समय मिलता था तो पुरुष रेशम कीट का पालन करते थे। महिलाएं अंडी मुर्गा, रेशम कीट इन सब का पालन करती थी। वे सूता काटकर घर में ही जरूरी कपड़े का अपने इंतजाम कर लेते थे। साग सब्जी का एक बाड़ी होता था, केले सुपारी का एक बगीचा, एक लकड़ी की बारी अहोम लोगों के निवास स्थान का एक स्वाभाविक मंजर होता था। जिनके पास जमीन थी वे घर के परिसर में ही खेती करते थे। अभी वर्तमान समय में वे इनको छोड़कर चाय की खेती करने लगे हैं। पहले लोग घर के द्वार मचान के रूप बनाकर रहते थे, लेकिन बाद में जमीन में बुनियादी खोदकर वे लोग 2 मंजिला घर बनाने लगे। पहले तो अधिकतर घर के खंभे लकड़ी के होते थे, दीवारें बांस की होती थी और छप्पर फूस का होता था। लेकिन आजकल सबके पास पक्के मकान हैं। रहने के घर के 2 हिस्से होते थे, एक बड़ा घर होता था और एक अतिथि घर। बड़ा घर के अंदर एक रसोई होता था। पिछले वाले कमरे का उपयोग वे लोग खाने के रूप में करते थे। बाकी कमरे का उपयोग स्त्रियों के शयन कक्ष के रूप में किया जाता था और अतिथि घर का उपयोग अतिथियों के बैठने के तौर पर और सोने के तौर पर किया जाता था। इसके अलावा प्रत्येक घर के पास एक या उससे अधिक भंडार, एक मवेशी घर, एक मुर्गी का बाड़ा, एक बतख बकरी का बाड़ा और एक सूअर का बाड़ा रहता था। भोजन देखो, भोजन की आदत ताई अहोम की संस्कृति के महत्वपूर्ण चर में से एक है। अधिकांश अहोम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर गैर शाकाहारी है। अभी भी अन्य ताई लोगों की तरह अपने स्वयं के भोजन का एक पारंपरिक मेनू बनाए हुए हैं। इनके अलावा सूअर का मांस, मुर्गी का मांस, बतख, मेंढक, कई प्रकार की मछलियां आदि वे लोग खाते थे।
चावल इनका प्रधान भोजन है और लाओ यह साज जो घर का बना चावल का मिक्सिंग के द्वारा होता था। अक्सर लाही और बड़ा चावल को मिश्रित कर ये लोग उबाल कर इसे साथ हूर पीठा को मिलाकर लाव तैयार करते थे। इन लोगों का एक और पेय पदार्थ, पीने का पदार्थ चाय है। वे खार मतलब जले हुए केले के छिलके या छाल की राख से निकाले गए क्षारीय तरल का एक रूप और कई अन्य प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली जड़ी बूटियों और सब्जियों का भी सेवन करते थे, जिनमें औषधीय गुण होते हैं। आहोम भोजन की आदतें कुछ कुछ थाई व्यंजनों से भी मिलती हैं। आहोम लोग पूर्वजों की अवस्थित स्थिति पर विश्वास करते थे और पूर्वजों की पूजा आराधना करना उनका एक प्रधान धर्म था। मृत माता पिता सहित 14 पुरखों के नाम के तौर पर अलग अलग तरह के नियम से वे लोग पूजा करते थे। 14 पुरखे के ऊपर के पूर्वज को फी देवता के तौर पर मैदा में फी, उम्फा, साइफा आदि पूजा वे लोग करते थे। इनके अलावा रिक्खन, जसिंगफा, लाइलोंगखम आदि पूजा भी करते थे। इन सभी पूजा में जीव का उत्सर्ग किया जाता था और ताई भाषा में स्तुति वंदना किया जाता था। वैसे वैष्णव धर्म ग्रहण करने के बाद से उनके 3 पंडित गुट महन देवदाई बायलुंग को छोड़कर बाकी लोगों ने इस पूजा आराधना को छोड़ दिया है। इनके विवाह वंश रक्षा के लिए अत्यंत मांगलिक अनुष्ठान है। वे लोग विवाह के नियम को सकलंग और देवबान पद्धति से संपादित करते थे। साहित्य में देखा जाए तो इन लोगों का शब्दकोश, इतिहास, आख्यान, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, पूजा विधि आदि आहोम भाषा में रचित कई भोजपत्र ग्रंथ में मौजूद है। संस्कृति की अगर चर्चा की जाए तो आहोम लोगों की एक अनोखी संस्कृति है। इसके अलावा कृषि, स्थापत्य, शिल्पकला, रेशम और बुनाई शिल्प, पोशाक, अलंकार, खाद्य प्रस्तुति, विश्वास, अविश्वास आदि का असमिया संस्कृति के सभी पहलुओं पर आहोम लोगों की संस्कृति का हमें प्रभाव देखा जा सकता है। अगर उदाहरण के तौर पर शाली खेती का प्रचलन, पौध की सहायता से धान रोपना, गोटिया भैंस की मदद से हल जोतना, पगडंडियां बनाकर खेत में सिंचाई की व्यवस्था करना, डिब्बे में बीज भरकर रखना इत्यादि मूंगा और रेशम के कीट पालन करके उससे सूता निकालकर कपड़ा बुनकर पोशाक वे लोग तैयार करते थे। और अलग अलग तरह के साग सब्जी और मछली मांस के व्यंजन भी तैयार कराने के अलावा उनकी संस्कृति का प्रभाव असमिया संस्कृति में मौजूद है। विभिन्न जनजातियों के बीच संपर्क भाषा के तौर पर असमिया भाषा का प्रचलन करने में आहोम लोगों का विशेष योगदान है। आहोम लोगों के कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति के बारे में भी है, जैसे लाचित बरफुकन, सती जयमती, प्रणेता टेंगाई महन, पंडित प्रबर दमरुधर देवदाई फुकन,
पद्मनाथ गोहाई बरुआ, कृष्णकांत हौंदिगे आदि। लक्षित बरफुकन। असम के इतिहास में अगर देश प्रेमी वीर के तौर पर अगर कहना चाहे तो विशेष रूप से लक्षित बरफुकन का नाम लिया जाता है। ऐतिहासिक अहोम मुगल के सरायघाट युद्ध में लक्षित बरफुकन ने नेतृत्व किया था। मुगल के खिलाफ लक्षित के युद्ध संचालन की कहानी में जो जातीय प्रतिबद्धता, अनुशासन और एकमुखी कार्यशैली का भी उदाहरण मिलता है। इनके अलावा असम के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता। इनका जन्म 1612 में हुआ था। तिथि और स्थान के संबंध में जानकारी ये माना जाता है कि ये गढ़गांव के आसपास ही इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मोमाय तामोली बरबरुआ था। सबसे छोटे लक्षित के 3 बड़े भाई थे। उनका नाम था लालुकसोला, मरंगी और भारधरा। बचपन से ही लक्षित बहुत साहसी थे, ईमानदार थे और स्पष्टवादिता ही उनकी खासियत थी। उनके पिता ने उनको सही शिक्षा देने के लिए बहुत कोशिश की थी। बचपन से ही लक्षित को अपने पिता के कार्य को देखने का भी मौका मिला था। बरबरुआ के तौर पर स्वर्गदेव के दरबार, न्यायालय आदि में पिता के कार्य, विभिन्न अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श का लक्षित ने खुद अपनी आंखों से देखा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिता के साथ राज कार्य का निरीक्षण करके लक्षित को बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। उन्होंने कम समय में ही अपने बलबूते लक्षित को राजशाही में नियुक्त किया गया था। शुरू में राज्य मंत्री महोदय ने लक्षित को हसंतीधरा तामूली के तौर पर नियुक्त किया। कुछ दिनों के बाद उन्हें घोड़ा बरुआ की एक पद भी मिला। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने राजा के घुड़सैल के कई घोड़ों की निगरानी कर उनको प्रशिक्षित किया था। और तब मिर्ज जुमला ने जब असम पर हमला बोल दिया, तब लक्षित दिखोमुख में दुश्मन की सेना से लड़ा था और अपनी दक्षता का प्रदर्शन भी किया था। कुछ दिनों बाद 20 अगस्त 1667 को अहोम मुगल के बीच युद्ध की एक शुरुआत हुई थी। तब असमी सेना 2 भागों में बंटकर ब्रह्मपुत्र के रास्ते आगे बढ़ने लगे। मुगलों के साथ उनका पहला युद्ध ब्रह्मपुत्र के उत्तर की तरफ बाहबाड़ी में शुरू हुआ। वहां पर एकत्रित मुगलों पर हमला कर अहोम सेना ने अपनी युद्ध की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने दक्षिण किनारे के काजली में स्थित मुगलों के दुर्ग पर अहोम सेना ने कब्जा कर लिया। इटाखुली में जब मुगल छावनी बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब उसे भी अहोम सेना ने तहस नहस कर दिया था। मुगलों के साथ हुए इस युद्ध में हासिल की गई जीत में असमी सेना का आत्मविश्वास और बढ़ गया और तब लक्षित बरफुकन सेनापति था तो उनकी काफ़ी सराहना भी की गई। लक्षित बरफुकन ये अच्छी तरह जानते थे कि शत्रु की ताकत चाहे जितने भी हो, असमी सैनिक और सेनापति अपने दायित्वों का अगर सही ढंग से पालन करे तो जरूर मुगलों को हरा सकते हैं। उन्होंने ये भी निर्देश जारी किया कि कोई अगर अपने दायित्वों का ठीक से पालन नहीं करेगा या अपने कर्तव्य का अवहेलना करेगा तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। जब युद्ध की संभावित तारीख नज़दीक आने लगी तो अक्सर सेना नायकों के साथ विवाद करते थे और रणनीति तैयार करते थे और सेना नायकों उत्साहित भी करते थे। अमीन गांव के पास एक दुर्ग बनाने का दायित्व
लाशित के एक मामा को उन्होंने सौंपा था। जब मामा की लापरवाही की वजह से दुर्ग के निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया, तब लाशित को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तनिक देर न करके तलवार निकाला और एक ही झटके में अपने मामा का सिर काट दिया और ये कहा कि देश से बढ़कर मामा नहीं, बड़ा नहीं। ये रौद्र मूर्ति देखकर, लाशित की रौद्र मूर्ति देखकर दुर्ग के काम आने करने वाले लोग डर गए और वे लोग काफ़ी मेहनत करने लगे और उन्होंने उसी रात के अंदर ही दुर्ग का निर्माण पूरा कर दिया और उस दुर्ग का अब मुमैकोटगढ़ कहा जाता है। इसके अलावा देश से बढ़कर मामा नहीं होता आज भी श्रेष्ठ देश प्रेम मूलक वाक्य माना जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।